Hello and welcome back to Time Edu Sir. So this is our lecture 2.3 of second chapter of class 11, and in this we'll learn about measurement analysis. So in the last video we have covered dimension analysis, and in this video we are going to cover measurement analysis. मेजरमेंट एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट क्या होता है, उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ेंगे, देन आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद ईरर पढ़ेंगे और ईरर के टाइप्स को पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ईरर इज नॉट इन दिस lecture, so calculation of the error will be covered in the next consecutive lecture. Let's start. तो सबसे पहले लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। तो देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। कहने का मतलब, अगर मान लो आप स्केल रखते हो, उसमें एक इसके सबसे छोटा मेजरमेंट जो भी करोगे, 1 mm मेजर कर पाते हो छोटा, तो दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट और रिजोल्यूशन। सो लेट अस सी, दिस इज अ रूलर स्केल। रूलर स्केल में आप 1 mm सबसे कम मेजर कर पाते हो, तो दिस इज अ लिस्ट काउंट। ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। मतलब इससे छोटा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे इतना तक कैलकुलेट कर सकते हो, या इसके टर्म में इससे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्क्रू गॉज है, इसका लिस्ट काउंट वर्नियर से भी कम होता है। दिस इज 0.01 mm। स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है, तो इसका लिस्ट काउंट और भी कम होता है। सो दिस इज अ वेइंग मशीन। इसे आपने देखा होगा। इसका लिस्ट काउंट 1 kg होता है। इसका लिस्ट काउंट 1 ग्राम होता है। इसमें ग्राम में हम कैलकुलेट कर वो जो वजन है किसी भी चीज का वो मेजर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसमें 999898 ऐसे करके ग्राम्स में लिखा हुआ रहता है इसमें डिस्प्ले में। सो दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर दिस डिवाइस या दिस इंस्ट्रूमेंट इज 1 ग्राम। जैसे घड़ी का, ये घड़ी जो हम एनालॉग वॉच जो पहनते हैं हाथ में, उसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड होता है, क्योंकि 1 सेकंड से कम आप इसमें वो मेजर नहीं कर पाओगे टाइम को। लेकिन स्टॉप वॉच में मेजरमेंट का जो होता है टाइम, वो काफी कम होता है। और भी देखोगे वॉच में तो उससे भी कम कम मेजरमेंट का वॉच बनता है जिसका लिस्ट काउंट कम होता है। तो इस वॉच का मेजरमेंट ये होगा 0.01 सेकंड। उसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.01 सेकंड। तो नाउ व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का एक्यूरेसी से क्या मतलब है। एक्यूरेसी क्या होता है, इट रेफर्स द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज हमने मास का बात की, मास एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मास किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू जो है वो है 25.67 kg। ट्रू वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्ट, जो कि उसका ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है, या फिर जो उसका रियल वैल्यू है। तो ये रियल वैल्यू उसका मास का है 25.67 kg। और दो स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट किया उसी मास को। तो एक को मिला 25.61 kg, दूसरे को मिला 25.65 kg। तो अब इसमें देखो कौन सा मेजरमेंट इसके सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक है ये तो कम है इससे, और इसके सबसे नजदीक कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो दिस इज द एक्यूरेट मेजरमेंट। सो दिस इज द एक्यूरेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट। ये ज्यादा एक्यूरेट है। सो दिस इज व्हाट एक्यूरेसी मींस। उसका प्रिसीजन क्या होता है किसी मेजरमेंट का, ये बेसिकली रेफर करता है द लिमिट टू व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। किस लिमिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मान लो किसी भी टाइम को कोई स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट ने मिलकर मेजर किया। एक ने मेजर किया 3.6 सेकेंड, एक ने मेजर किया, कोई भी एक इवेंट हो रहा होगा उसका टाइम मेजर कर रहा है। इसको 3.6 सेकेंड मिला, इसको 3.69 सेकेंड मिला, और इसको 3.695 सेकेंड मिला। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रिसाइज वो मेजरमेंट होता है जिसमें मेजरिंग का जो ये है ना लिमिट है वो ज्यादा होता है। ओके, तो इसमें देखो पॉइंट के बाद कितना है, 3 डिजिट आपको दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि ये ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया गया है टाइम को। So this is the most measured, the most precise measurement in all these three. So तीनों में ये सबसे ज्यादा precise है। तो this is what about precision means. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो रिलायबल होता है और जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होता है, इनका सम, ठीक है, जो डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट से। किसी भी मेजरमेंट से जो भी आप डिजिट को ऑब्जर्व करते हो या जो आप मेजर करते हो, ऑब्टेन करते हो,
ऐसे नंबर्स को, ऐसे डिजिट्स को, उस नंबर के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, जब इसके रूल्स को हम समझेंगे तो बेहतर तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस वेइंग मशीन में देखो 6.11 ये मेजरमेंट किया गया, तो दिस इज, इसमें आपको जितना भी डिजिट दिख रहा है सब सिग्निफिकेंट्स है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहा है ना, ये एक भी चेंज करेगा तो बदल सकता है। इसे किलोमीटर में देखोगे तो 67 किलोमीटर पर आवर इसमें दिख रहा है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टाइम में देखो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1.8 सेंटीमीटर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। So let us start the rules of counting for significant figures। तो कभी भी आप लोग significant figures कैलकुलेट काउंट करते हो किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में significant figures कितने होंगे, तो पहला रूल है इसका, so the first rule is all non-zero digits are significant। so यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल में आप समझ पाएंगे कि ये पहला रूल क्या है। इसमें देखो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, तो दोनों नॉन जीरो है 1 और 6, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें तीनों जो डिजिट है ये सब नॉन जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 4 है तो चारों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो नेक्स्ट रूल क्या है, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखो 2 और 5 नॉन जीरो है, लेकिन इसके बीच में एक जीरो है, तो अभी ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर इसके पहले या इसके बाद होता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन इस दोनों नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसीलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3। इसमें कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट, दोनों जीरो प्लस ये 2, 4। इसमें कितने हो गए, ये 3 बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा और 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये दोनों तो 5। इसमें सिग्निफिकेंट के फिगर कितने हो गए, 5। ओके, so the third rule is the terminal zeros in a number, terminal zeros in a number without decimal are not significant unless specified by a list count। अब जैसे देखो अगर हम लिस्ट काउंट हमें पता हो किसी भी नंबर का, तो तब तो फिर ये हम ले सकते हैं इस नंबर्स के जीरोस को सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर सीधा नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हो सीधा आपको, जैसे 400, इसमें देखो ये पहला नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जितने भी जीरोस होंगे ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, बस 1। सिमिलरली 3050 में ये दो नॉन जीरो के बीच में जीरो, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन इसके राइट साइड ये जीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पे देखो ये 20 प्लस माइनस 1 है, तो इसको आप 21 या 19 लिख सकते हो, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। सो नेक्स्ट रूल इज टर्मिनल zeros that are also to the right of a decimal point in a number are significant। तो मैंने बताया कि अगर डेसिमल वाला नंबर कोई भी अगर होता है तो डेसिमल के राइट साइड आप जितने भी जीरोस होते हैं, डेसिमल के राइट साइड, ध्यान से समझिएगा, डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो इसमें जितने भी डिजिट है सबके सब सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल के राइट साइड है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो डेसिमल के राइट साइड जो भी जीरो है सब सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इसमें 3। इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो 2, 4 है 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। ओके, सो नेक्स्ट रूल इज इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है, ओके, यानी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, तो ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब देखो पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड में तो जो भी नंबर होगा, जो भी जीरो होगा वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होगा ही, लेकिन पॉइंट के बाद जब आप कोई नंबर लिखते हो तो पहला नॉन जीरो जहां स्टार्ट होगा, जैसे 2 1 2 3 4 5 1 से 9 तक कोई भी नॉन जीरो पहला जहां होगा, उससे पहले उसके लेफ्ट साइड जितना भी जीरो होगा सब नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे ये एग्जांपल देखो 0.0064 ये पहला नॉन जीरो है, इससे पहले 2 जीरो आपको मिल रहा है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। अभी यहाँ देखो इसमें क्या है, पहला नॉन जीरो से पहले एक जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखिए ये पहला नॉन जीरो है, इससे पहले 3 सिग्निफिकेंट, 3 नॉन जीरो, सॉरी 3 जीरो डिजिट, 3 जीरो है, तो ये सब नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 2 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट। ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज ड्यूरिंग अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे तो पावर ऑफ 10 के टर्म में लिखना ज्यादा वाइबल होता है, इसमें कंफ्यूजन कम होता है। ओके, जैसे 2.700 मीटर अगर कोई कैलकुलेशन किसी भी चीज का लेंथ है, इसे आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ट्राई टू राइट इट एज मल्टीपल, मतलब एक्सपोनेंट्स में लिखना है वो इसका, तो 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, तो राइट इट एज दिस। तो अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वही होगा, ये डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, ये एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं, बस आप देखो कि पहले जो ओरिजिनली था वो वही होगा यहाँ पे। अभी फिर से इसे हम अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 2.700 10 टू द पावर -3 किलोमीटर लिखेंगे, तो ये चारों हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सब में 4, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, so now what is the exact numbers means,
एग्जैक्ट नंबर्स आर आइदर डिफाइंड नंबर्स और रिजल्ट्स ऑफ अ काउंट। जैसे बाय डेफिनेशन मान लो अगर हम कहें एक दर्जन क्या होता है, 12 ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, तो ये 12 ही होगा, ये जब कम ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता। एक आवर का मतलब होता है 60 मिनट, दैट इज फिक्स। 1 इंच का मतलब क्या है, 2.54 सेंटीमीटर, दिस इज फिक्स, दिस इज द एग्जैक्ट नंबर। नाउ बाय काउंटिंग, जैसे आप किसी भी जगह पे काउंट करते हो, अगर आप बोलते हो 45 स्टूडेंट्स, इट मींस 45 स्टूडेंट्स। इफ यू काउंट फॉर 5 apples, it means 5 apples, exactly 5 apples, not 5.5 or 5.2. If you have counted 6 faces of a cube, it means 6 faces of cube, exactly 6 faces of cube. This is called exact number. Now rounding off का बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब पहले ये समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा कोई नंबर 2.3467 8 और ऐसे कह रहा है कि 2 डिजिट में राउंड करो, 2 डिजिट में राउंड करो, बस 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट के अलावा नहीं चाहिए, तो बाकी इन सारे डिजिट्स का क्या करेंगे? इन सारे डिजिट्स के खात्मे के लिए हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, और उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो पहला रूल हम देखेंगे। पहला रूल क्या है? अब यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट बात समझ लो। जैसे मैंने ये नंबर लिखा ना 2.3456 सपोज, तो अगर इसे हमें 3 डिजिट के लिए राउंड करना है तो 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है? तो लास्ट जो आपका डिजिट है, जितना मैं आपको राउंड 3 डिजिट में रखना है, तो 1 2 3 कैलकुलेट कर लो, और इसके बाद तीसरे के बाद जो चौथा डिजिट होगा, 5 जो ये चौथा डिजिट इज कॉल्ड डी डी। इट मींस दिस इज ड्रॉप डाउन डिजिट। ये क्या है? ये ड्रॉप डाउन डिजिट। इसे हमें ड्रॉप डाउन करना है और इसी के ऊपर सारा रूल्स लगेगा और इसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो ड्रॉप डाउन ध्यान में रखना है कि ड्रॉप डाउन डिजिट क्या होता है। तो अगर ड्रॉप डाउन डिजिट किसी भी नंबर का, अगर आपको उससे राउंड करना है, तो किसी भी नंबर का ड्रॉप डाउन डिजिट अगर 5 से कम है, याद रखो 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा दैट विल लेफ्ट अनचेंज्ड। प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे 64.62, देखो अगर इसे 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो 1 2 3, 2 is the number round, 2 is the digit that is drop, that's to be drop down। तो 2 हमारा क्या हुआ? dd हुआ, 2 ड्रॉप डाउन डिजिट हुआ। तो ड्रॉप डाउन डिजिट क्लियरली 5 से छोटा है, तो ये जो इससे प्रीसीडिंग नंबर है ये 6, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 64.6 ऐसा ही लिखा रहेगा। ओके, जैसे फिर से अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन 1 है, एक फिर से 5 से छोटा, तो ये पूरा 3.65 लिख सकते हो। ये 3 जो है ये भी 5 से छोटा है, तो 546 आप लिख सकते हैं इसे। तो दिस वाज द फर्स्ट रूल। Now let us see second rule क्या होता है। If the digit to be dropped is more than 5, अगर dd ड्रॉप डाउन डिजिट जो है हमारा वो अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर ड्रॉप डाउन से पहले लेफ्ट साइड वाला, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ओके, जैसे देखिए ये 3.479 है, तो इस 3 डिजिट में हमें इससे क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। सो 9 इज द dd, 9 इज ड्रॉप डाउन डिजिट, तो 9 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाला जो नंबर है 7, इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो इट विल 3.48, इट विल 3.48। सिमिलरली 93.46 में देखो 6 फिर से 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 93.5। सिमिलरली 683.7, इसमें देखो फिर से 7 5 से बड़ा है, तो ये प्रीसीडिंग नंबर जो है 3, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 684। Now see the next rule. So rule third is if the digit to be dropped down is 5, exactly 5 हो इस बार। dd हमारा क्या है? dd 5 है, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? Followed by digits other than 0। अगर उसके बाद जो डिजिट्स होंगे, dd के बाद जो डिजिट्स होंगे, मतलब dd के राइट साइड में, वो अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई डिजिट है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देंगे। तो प्रीसीडिंग डिजिट में बस 1 जोड़ देंगे, याद रखने का। तो जैसे देखें 62.354 है, तो ये 3 डिजिट में आपको राउंड ऑफ करना है, तो 5 हो गया dd, 5 क्या हो गया? dd। ओके, 5 इज dd। तो 5 के बाद तो एक नंबर है जो कि 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब इसके प्रीसेंडिंग नंबर में भी 1 जोड़ देना है, ये क्या हो जाएगा? 62.4। सिमिलरली यहाँ देखो 1 2 3, दिस इज द 5 dd। 5 के बाद फिर एक नंबर है, तो प्रीवियस नंबर में 1 जोड़ देना है, तो 9.65, सॉरी 9.65 प्लस 1 9.66। सिमिलरली 5 8 9.51 में अब dd देखो 5 है, 5 के बाद एक नंबर है, इससे पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देना है, तो प्लस 1 कर दोगे 589 में, तो ये हो जाएगा 590। Now the fourth rule is that if the digit to be dropped is 5, अगर ड्रॉप डाउन डिजिट 5 है हमारा, फॉलोड बाय 0 और नथिंग। अब देखो जो ड्रॉप डाउन डिजिट, जैसे ये 5 है ना, 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, ये ड्रॉप डाउन हुआ, 5 ड्रॉप डाउन हुआ,
तो डी डी के बगल में देखो 0 है, या तो 0 हो या कुछ नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कंडीशन कि जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है ये अगर ओड है, याद रखना ये अगर ओड है तो इसमें आप क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे। ध्यान रखो अगर ओड होगा प्रीसीडिंग डिजिट इस केस में तो एक ऐड कर देंगे। तो आप क्या करोगे, ये ओड है, इस पे एक जोड़ दोगे तो 53.4 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा। फिर से देखो ये 5 ड्रॉप डाउन है हमारा और इसके बगल में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो ये रूल काम करेगा। तो अब देखो इससे पहले प्रीसीडिंग डिजिट में क्या है, 5 है, और 5 क्या है, 5 अगेन ओड है, फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9.46। This is clear. Now 782.5 again 5 is the drop down digit. इसके बगल में कुछ भी नहीं है, followed by nothing, and the preceding digit is 2 which is even. preceding digit क्या है, even है, तो even है तो कुछ नहीं करने का, इसको जैसा है वैसे ही रख देने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 782। ओके, नाउ लेट अस सी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखो जोड़ घटाव हम लोग सीखेंगे। वाह वाह कितनी अच्छी बात है, आप लोगों को जोड़ घटाव आता होगा, बिल्कुल आता होगा। लेकिन आप देखो 13.2 34.654 इसको जोड़ना है तो बड़ा सिंपल है, एकदम जोड़ दिया इतना आ गया। ठीक है बबुआ, जोड़ के आ गया, लेकिन क्या इसे हम इतना लिखेंगे, नहीं। इस तरह के एडिशन में आपको ध्यान रखना होता है कि हमें जो लिखना है उसमें डेसिमल राउंड ऑफ कितना करने का है। ओके, तो आप ध्यान से समझे, जब इस तरह का एडिशन आप करेंगे या ऐसा सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल होंगे या डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे आपके, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे वो उतने ही होंगे जो आपको इसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर मिलेगा ना, इस सारे ग्रुप में जो लिस्ट प्रिसाइज मिलेगा उसमें जितना डेसिमल के बाद होगा वो सारे के सारे नंबर आपको उतने ही डिजिट आप डालोगे यहाँ भी डेसिमल के बाद। तो देखो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 2। सबसे प्रिसाइज क्या है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है, उससे कम ये, और सबसे कम प्रिसाइज है 13.2। 13.2 इज द लिस्ट प्रिसाइज नंबर, और लिस्ट प्रिसाइज नंबर में डेसिमल के बाद कितना है, 1। यहाँ भी अपन क्या करेंगे 107.3। तो हमें क्या करना है, बस डेसिमल के बाद एक अंक रखना है, बस यहाँ तक रखना है। ठीक है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर डालना है हमें, 4। जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर डालना है तो 8 ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो आप इससे राउंड ऑफ कर लें, 4 डिजिट में, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन है आपका 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में ऐड कर देंगे, तो 1707.4 दिस विल बी द आंसर। Now see, this is subtraction 19 minus 1.57 minus 14.6। तो इसमें क्या करोगे, अब तो पहले सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करके हमने ले आया 2.833। नाउ अब आपको देखना है कि इसमें हमें कितना नंबर रखना है डेसिमल के बाद। ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद इसमें 3, इसमें 1, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज, ये उससे कम प्रिसाइज, और ये तो सबसे कम प्रिसाइज। 19 क्या है, 19 इज द लेस्ट प्रिसाइज नंबर। इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है भैया, कोई नंबर ना है। डेसिमल के बाद कोई नंबर ना है, ये पूरा का पूरा पूर्ण अंक है, तो कोई डेसिमल नहीं। तो यहाँ भी अपन को पूर्ण अंक चाहिए, पूरा नेचुरल नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए, कोई भी डेसिमल नहीं चाहिए। तो डेसिमल के बाद देखो कौन सा नंबर है, 8 है, तो अब इसको हमें एक डिजिट में, एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 8 को ड्रॉप डाउन मानेंगे, और 8 देखो 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दो, दिस विल बी 3। ओके, चलो अब गुना भाग भी सीख ही ले, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करोगे तो इस केस में आपको जो भी आए मल्टीप्लाई करके, अब देखो ये सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब नंबर आया आपको इतना 16.437, तो आप इसे लिखोगे क्या, तो इसमें देखो ध्यान से, ये जो भी आपका डाटा है, इस डाटा में जो सबसे कम एक्यूरेट होगा, द नंबर व्हिच इज लिस्ट एक्यूरेट, सो 1.5 इज लिस्ट एक्यूरेट। ओके, तो 1.5 इज लिस्ट एक्यूरेट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो सबसे कम वाला पकड़ो, सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला, और जितना इसमें मिले कम में 2 मिले तो इसको भी आप 2 सिग्निफिकेंट में ही लिख दें। इसको जब 2 सिग्निफिकेंट में लिखना है तो हमारा राउंड ऑफ यहाँ पे होगा, 4 ड्रॉप डाउन होगा, 4 5 से छोटा है तो इसको कुछ नहीं करना है, 16 को 16 लिख देना है। ठीक है, अब जैसे 6.579 डिवाइडेड बाय 4.56 अगेन, अब देखो इन दोनों में सबसे लेस्ट एक्यूरेट कौन सा है, 4.56, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3, इसमें कितना है 4, तो अपन इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 1.508
वो राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट में, तो 1 2 3 8 ड्रॉप डाउन होगा, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग में एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1.51. सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन व्हेन हैविंग सम कॉम्प्लेक्स डेसिमल्स नंबर डिजिट्स. ओके, नाउ सी व्हाट डज एरर इन मेजरमेंट मीन. किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होता है, एरर गलतियां क्या होती हैं. देखो गलती वो नेचर है इंसान का, तो ये भी कहते हैं कि गलती तो भगवान से भी होती है, ठीक है. तो एरर समझते हैं क्या होता है फिजिक्स के टर्म में. फिजिक्स में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे एरर को कैसे समझते हैं, क्योंकि जब तक एरर समझोगे नहीं, एरर को हटाओगे कैसे. सो सबसे पहले अपनी गलती ढूंढो भाई. अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना गलती ढूंढना है, आपको अपना एरर निकालना है. एरर ढूंढो और उसके बाद एरर को क्या करो, खत्म करो. सो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू of a quantity and the value obtained by the measurement by a measurement in is called an error. चलो ठीक है, जैसे समझो, मान लो कि कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, उसका एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं सपोज 2.5 था और आपने मेजर किया तो आपको आया 2.4. तो मेजरमेंट जो आया है एक्चुअल वैल्यू से कम है, अलग है, तो कितना एरर हुआ आपका इसमें. तो सो दैट एरर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured value. Error is equal to actual value and measured value. Suppose एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका एग्जाम था 50 मार्क्स, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा नंबर लाने का, पूरा आपका एस्पिरेशन था कि आई वांट 50 मार्क्स, 50 आउट ऑफ 50. एग्जाम दिया, 45 मार्क्स आ रहे, कितने मार्क्स का गलती किया भाई साहब, 5 नंबर का. क्यों, तो जो आना था वो टोटल में से घटा दिया जो हमने ऑब्टेन किया है, एंड जो मिला दैट इज एरर. ओके. So there are basically 3 types of error. First is systematic error, second is gross error, and third is random error. सबसे पहले देखते हैं भाई systematic error क्या होता है. Systematic error are those error arises due to flaws in the experimental system. जो भी experimental system होगा उसमें गलती के कारण, इसके दोष के कारण अगर कोई error होता है तो ऐसे error को systematic error कहते हैं. System involves observer, measuring instrument and the environment. कोई भी सिस्टम जो हम बनाते हैं तो उसमें 3 चीज होता है. एक ऑब्जर्वर होता है जो मेजरमेंट लेता है, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे स्केल, वर्नियर, ये सब, और वातावरण, इन्वायरमेंट, आपके अगल बगल का सराउंडिंग. मान लो अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो, सपोज अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज हवा आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो आप ऑब्जर्वर के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है, तो मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा. देयर मे बी चांसेस कि एरर हो सकता है. So these errors are eliminated by detecting the source, detecting the source of the error. Sorry, these errors are eliminated by detecting the source of error. अब देखो ये सब गलतियां ढूंढ के हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिसे हम खत्म नहीं कर सकते. आगे देखते हैं कौन कौन सा ऐसा गलती है भाई, लेकिन ये सब गलती खत्म किया जा सकता है, आप देख सकते हैं. तो चलो, अब सिस्टमेटिक एरर का 3 प्रकार होता है, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर. जो हमने देखा, पर्सनल एरर जो ऑब्जर्व पर होता है उसके कारण जो एरर होता है वो, जैसे कि मान लो अगर आपको तरीका ही नहीं पता है, पैरालैक्स एरर जैसे कैसे आता है. मान लो स्केल को देखना है आपको, यहाँ से देखोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पहुंचोगे तो आप 4.8 कैलकुलेट कर पाओगे. सो दिस इज द करेक्ट वे टू मेजर एनी वैल्यू. तो यहाँ पे ये सही तरीका है, लेकिन आपने यहाँ से देखा, किसने यहाँ से देखा, तो इसको आया 4.9, इसको आया 4.7. तो दिस इज द रॉन्ग वे. तो आपका ये पर्सनल एरर है, आपने अपनी गलती से, आप करना ये था, आपने कर ये दिया, तो ऐसा कोई एरर आता है तो दैट इज पर्सनल एरर. और इस तरह का जो विजन के, देखने के एंगल के चेंज होने से एरर है तो दैट इज पैरालैक्स एरर. आपके देखने से अगर चेंज है, आप देख रहे हो यहाँ एक आंख से, दूसरी आंख से देखते हो यहाँ दिखता है, या ऐसा करके कुछ अलग हो जाता है देखने के विजन के कारण, तो पैरालैक्स एरर बोलते हैं उसे. अब देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है. सब कुछ जैसे यहाँ पे देखिए, होना चाहिए 0 पे लेकिन है 0.1 पे, तो यहाँ पे भी आप जब भी कैलकुलेट करोगे एक, तो ये आपको यहाँ मिलेगा, तो यानी कि 0.1 आपको हमेशा ये बड़ा हुआ मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द एरर. तो ये भी एरर किसका, ये एरर है इस मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का एरर है. ओके, दिस एरर इज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब मान लो जैसे यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव 0 एरर हो सकता है, इसका मतलब ये 0 से भी नीचे है, यानी कि स्लो है ये इंस्ट्रूमेंट. अगर आप एक मेजर करोगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा आगे, तो कम मिल पाएगा, 0.8 मिलेगा, ये भी एरर है. सो दिस एरर इज अकर ड्यू टू instrumental deforms. Now
इन्वायरमेंटल एरर्स क्या होता है, जैसे कि सराउंडिंग में कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, विंड एक्सेट्रा, इन सब के कारण जो एरर्स होता है वो सब एरर को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, एनवायरमेंटल एरर्स कहते हैं। तो अब देखो ये सब एरर्स को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, क्या ऑर्डर होता है एलिमिनेट करने का। सबसे पहले ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी। देखते हो कि बराबर लेबोरेटरी जो होता है वो पूरा एयर कंडीशन होता है, इसमें टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, प्रेशर को मेंटेन कर पाते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल एरर को हम टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिवाइसेस को आप परफेक्ट रख सकते हो ताकि उसमें एरर ना हो। ये सब इंसान के हाथ में होता है। दूसरा, इंश्योर दैट देयर शुड बी नो एनी एक्सटर्नल मैटर। मान लो कभी अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, वहां पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इंस्ट्रूमेंट के आसपास, तो इंस्ट्रूमेंट फिर मेजरमेंट कर लेगा। ओके, सो दीज आर सम एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। यू कैन सी कि जो एडवांस सेटअप्स होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा डेकोरेटिव होता है, मतलब एडवांस होता है काफी ज्यादा। तो एरर के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एरर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, और कुछ लॉज निकल के नहीं आ पाएगा, या कुछ जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हमारा ऐसा नहीं होगा। So now second was gross error. Gross error क्या होता है? The error caused by mistake in using instruments. अब देखो, अब हमें करना था किसी इस इंस्ट्रूमेंट का काम, कर दिया ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, वहां एरर आ सकता है। दूसरा, जो डाटा रिकॉर्डिंग करता है कोई, वो देखने में अगर गलती कर दे या रिजल्ट को कैलकुलेट करने में गलती कर दे, तो ऐसा ग्रॉस एरर होता है। जैसे मान लो आपको लिखा है 1.01 पास्कल, जल्दी जल्दी में पढ़ रहे थे, इसको लिख दिया 1.10 पास्कल, so this is gross error. By mistake, a person make the use of an ordinary electronic scale having poor sensitivity to measure low masses. तो जिसका अगर मान लो कोई ऐसा डिवाइस सेलेक्ट कर लिया जिसका सेंसिटिविटी काफी कम है, तो फिर हम मतलब सही से नहीं कर पाएंगे। सो केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर्स ऑफ द टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये सब केयरफुल रीडिंग से आप रिकॉर्डिंग डाटा जब भी करो वो सही तरीके से करो, केयरफुली करो, तो क्या होता है, ग्रॉस एरर को कम किया जा सकता है। अब आता है एक ऐसा गलती जिस गलती का कोई इलाज नहीं होता, जिस गलती का कोई उपचार नहीं होता, आप चेंज नहीं कर सकते, उसे सही नहीं कर सकते। These errors are random errors. These errors are due to some unknown causes, जिसका कारण ही हमें पता नहीं होता, ठीक है। Are sometimes termed as chance error, जो लक, चांस, किस्मत के कारण हो जाता है। जहाँ पे हम कहते हैं किस्मत थी खराब है, हो गया, तो क्या कर सकते, नहीं बदलेगा। So due to this, the unknown causes, they cannot be eliminated. So random errors are not eliminated. They can only be reduced, and the error can be estimated by using some statistical operation. जो statistical operation से हम क्या कर सकते हैं, errors को थोड़ा reduce कर सकते हैं, लेकिन completely eliminate करना संभव नहीं है। जैसे देखो हमारे लाइफ में भी जब कुछ ऐसा घटता है जिसके, जैसे अभी के टाइम में जो कोविड चल रहा है, so no one has कि पहले से प्रिडिक्ट किया था ऐसा कुछ होने वाला है। मान लो किसी को अचानक से ऐसा हो गया, वो पता नहीं है। जैसे मान लो किसी को हो जाता है, उसका काउज ही नहीं मिला है, वो किसके थ्रू इन्फेक्टेड हुआ है, तो इस तरह का जो भी होगा, तो उसको आप तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन काउज अगर पता हुआ तो खत्म कर सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ जहां पे आपको लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण ही नहीं पता। तो इस तरह के एरर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, वहां पे एक्सेप्ट कर लेना होता है उसे, या फिर आगे से कुछ प्रिडिक्शन करके कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा कि नहीं ऐसा करने पे ऐसा हुआ, तो कुछ ऐसा आगे करेंगे तो जाके सही होगा। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर्स ओवरऑल। ओके, तो अभी के वीडियो में आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस के बारे में, कि कैसे हम एरर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो एरर मेजरमेंट समझेंगे और इसके आगे भी बहुत कुछ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।